हमने इससे पहले देखा था कि अब्राहम वो नेल्सन मंडेला वाला। नेल्सन मंडेला का मैंने लगभग आधे से ज़्यादा ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं बचा हुआ चैप्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जिन्होंने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाके चैनल पे विजिट कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला का अगला पार्ट। और ये 10th क्लास में दूसरा चैप्टर है आपका, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन। अब मंडेला जी आगे कहते हैं, कल तक उन्होंने ये कह दिया था कि देववंश कभी वो लोग जो उनका सम्मान नहीं करते थे, घृणा करते थे, आज उनको आके इनोग्रेशन के दिन सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, जब ये समारोह चल रहा था, आई वॉज ओवरवेल, मैं अंदर ही अंदर व्याकुल हो जा रहा था अपने इतिहास की भावना से, यानी मैं अपने देश के इतिहास को जान जान के अंदर से व्याकुल हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जैसे जैसे मैं 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में था, a few years after the bitter एंग्लो बोअर वॉर, यानी कि 20वीं शताब्दी की बात हो, उसके जो पहले दशक की बात करो, यानी 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग के जो 10 ईयर थे, फ्यू ईयर्स आफ्टर, या ये कहिएगा जो एंग्लो बोअर वार हुआ था, ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। तो इस युद्ध के बाद जो बहुत ही कड़वाहट से भरा था, और बिफोर माई ओन बर्थ, मैं सही कहूँ तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की बात बताऊं, जो वाइट स्किन माने गोरी चमड़ी वाले लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पैचअप माने ऐसा मतभेद कायम कर दिया, और इरेक्टेड माने बना दिया, एक ऐसी प्रणाली बना दी जो जाति पे आधारित थी, डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी कि उन्होंने एक ऐसी प्रथा की नींव डाल दी इन अंग्रेजों ने बोर युद्ध के बाद, मेरे जन्म से पहले ही। क्या कि अंग्रेज जो गोरी चमड़ी वाले हैं वो ब्लैक पे अपना क्या करेंगे, डोमिनेशन करेंगे, अपना राज करेंगे, प्रभुत्व जमाएंगे। डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती पे उन्होंने ऐसा मतभेद क्रिएट कर दिया कि वो गोरी चमड़ी वाले लोग डार्क चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ रंग रूप को लेकर मतभेद कर दिया। इतनी अमानवीय ये घटना कहलाती है उस समय की कि लोग इस प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्ड सीट, और वो ढांचा जो वो समाज में निर्माण कर गए, अगर हम कहें तो बहुत ही कठोरता में से एक कठोरता पे आधार था, यानी बहुत ही कठोर सिस्टम लागू किया। मोस्ट इनह्यूमन, हम कहेंगे ये बिल्कुल अमानवीय है, ये मानवीय कहलाने लायक नहीं है, मानव के होते हुए भी मानव के साथ ही इतनी अमानवीय घटना की जाए, बिल्कुल ही गलत था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, आज भी दुनिया में इस घटना की निंदा होती है और इसे सबसे ज्यादा अमानवीय कृत्य माना जाता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड, ये तो था 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिन। अब वो कह रहे हैं जो अंतिम डिकेड था, लास्ट 20वीं शताब्दी का जो अंतिम डिकेड थे, अंतिम 10 साल, माई ओन, इसमें मेरे 8 डिकेड मेरे भी मान लो, एक डिकेड 10 ईयर का, 8 डिकेड 80 ईयर के, क्योंकि 80 ईयर तक 80 ईयर तक मैंने भी, दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, इसे पलट दिया गया हमेशा के लिए, रिप्लेस्ड बाय वन, और इसके स्थान पे एक ऐसा सिस्टम आ गया दैट रिकॉग्नाइज द राइट, जिसने अधिकार दिया, जिसने आज़ादी दी सभी लोगों की, एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब हमारे अफ्रीकन्स की धरती पे सारे लोगों के अधिकार और कहना चाहिए आज़ादी सुरक्षित रहेगी, किसी के साथ रंग रूप को लेकर, उसके कलर को लेकर कोई भेद नहीं किया जाएगा, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक, उनके स्किन के कलर को लेकर कोई भी कहना चाहिए अमानवीय घटना नहीं घटेगी। अब सबको इक्वल समझा जाएगा, सबकी फ्रीडम का सम्मान होगा, सबको बराबर के इक्वल राइट्स मिलेंगे। दैट डे हैड कम, और ये हमने कभी कल्पना की थी और वो दिन आज आ गया है, उसी का तो वो जश्न मना रहे थे। थ्रू द अनइमेजिनेबल, और ये दिन ऐसे ही हमें नसीब नहीं हुआ है, इसके पीछे अकल्पनीय बलिदानों की कहानी है। हजारों लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए
अपने जीवन का बलिदान दिया है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो लेखक कह रहा है बिल्कुल अकल्पनीय बलिदान दिया गया था मेरे अपने देश के हजारों लोगों ने। ठीक है, पीपल हु सफरिंग करेज, अरे ऐसे लोग थे बेचारे जिनके कष्ट को, जिनके साहस को अब ना तो गिना जा सकता है, ना इसका कर्ज चुकाया जा सकता है, कि इन देशभक्तों ने जो देश की आजादी के लिए इतना कष्ट सहा, अपने जीवन का बलिदान किया था, अपने जीवन की खुशियों को निछावर कर दिया था, हम इनकी रुपये माने कोई कीमत नहीं चुका सकते। ये हमारे लिए अतुल्य है। आई फेल्ट दैट डे, ये मुझे उसी दिन फील हो गया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे और दिनों पे, दैट आई वो सिंपली द सम, कि मैं अपने आप को एक कड़ी मानता हूँ, सम माने कड़ी मानता हूँ उन अफ्रीकन देशभक्तों के बीच की मैं भी एक कड़ी हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे आंखों के सामने जा चुके हैं, वो अब जीवित नहीं रहे। ठीक है, मैं उन चीजों के खुद गवाह हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कि ऐसे लोगों की एक लंबी और एक श्रेष्ठ पंक्ति थी जो समाप्त हो गई है। नाउ बिगिन अगेन विद मी, और मेरे साथ एक फिर से नई शुरुआत हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मुझे ये सोच कर तकलीफ होती है कि मेरे वो देशभक्त जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाया। काश अगर वो आज जीवित होते, इस समारोह का हिस्सा होते, तो मैं आज उनको खुद धन्यवाद देता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और कितने दुख की तो बात देखो, जिस चीज के लिए वो लड़े थे आज उसका ही सवेरा हो चुका है, वो देखने के लिए जीवित नहीं बचे कि उनका बलिदान क्या लेकर आया है, उनके बलिदान ने देश में कितना बड़ा बदलाव लाया है। इस बदलाव को देखने के लिए वो बेचारे आज जीवित नहीं रहे, वो धरती से जा चुके हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थित, ये रंग भेद की जो नीति है, अपार्थित का मतलब यही होता है कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम बना देना जिसके आधार पे, रंग वंग के आधार पे, भाषा के आधार पे भेद किया जाए। तो ये जो नीति बनाई गई थी क्रिएटेड, इसने समाज में गहरा और लास्टिक माने टिकाऊ, बुंड माने एक तरह से जख्मी कर दिया मेरे देश को। यानी ये जो नीति बनी थी इसने मेरे देश और मेरे देशवासियों को लंबे समय से गहरे जख्म दिए हैं। इस प्रथा ने मेरे देश को बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं, टिकाऊ जख्म दिए हैं, वो भूल नहीं पाएंगे आगे आने वाले दशकों तक। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, हम में से कई लोग सालों बीत जाएंगे। इफ नॉट जनरेशन की बात करें, रिकवरी, हम तब भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे दुख से, इतने गहरे जख्म दिए हैं, हम इससे उबरने में हमें टाइम लगेगा। बट द डिकेड ऑपरेशन, लेकिन जो हमने दशकों से ऑपरेशन, इतना उत्पीड़न सहा था, ब्रूटेलिटी माने इतनी इनकी कठोरता, निर्दयता देखी थी, अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, आज इसका कोई फर्क नहीं। दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द, ये इतनी निर्दयता और इनके उत्पीड़न के परिणाम से जानते हो हमारे देश में क्या हुआ, महान महान देशभक्त उत्पन्न हो गए। जब बहुत अत्याचार हुए, बहुत कष्ट हुए, तो इसको दबाने के लिए हमारे अफ्रीकन धरती पे ही बहुत सारे सच्चे देशभक्तों का जन्म हुआ। उनकी अगर नाम गिनाऊं तो ओलिवर टैबूज, ओलिवर टैबूज बहुत बड़ा देशभक्त थे। वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथिलस, and the Yusuf Dadus, and the Bram Fishers, and the Robert Sobukis, our time, ये हमारे समय के देशभक्त है। मैं इनकी बात बताऊं, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, ये बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति हैं। करेज विजडम, ठीक है, तो करेज में साहस, विजडम माने बुद्धिमानी, बता चुकी है उदारता। दैट देयर लाइफ में बी नेवर नोन अगेन, भाई ऐसी उदारता, ऐसी साहस और ऐसी बुद्धिमानी अब आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। लेखक ये कह रहे हैं कि ये लोग इतने देशभक्त और बुद्धिमान थे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद साहसी बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, है ना, साहसी बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए और ऐसे ही गहरे उत्पीड़न की जरूरत है। यानी जब इंसान इतनी गहराई तक उत्पीड़ित किया जाता है तब वाकई में सच्चे साहसी लोग निकलते हैं, बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, उदार लोग पैदा होते हैं। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ
कैरेक्टर। ऐसे चरित्र की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इंसान बहुत गहराई तक जब उत्पीड़ित होता है तब जाके इन चीजों का जन्म होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल। मैं तो यही कहूंगा, मेरा देश जो अफ्रीका है इसमें मिनरल खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है। जेम्स, बड़े बड़े आभूषण, कीमती पत्थर सब हैं दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो मेरे देश की मिट्टी में समाये हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा से नोन माने ये कहता आया हूं कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेल्थ माने धन किसी भी देश का उसके लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सत्य होते हैं, किससे भी ज्यादा, एक पवित्र डायमंड से भी ज्यादा, एक प्योर डायमंड से ज्यादा। एक डायमंड भी इतना प्योर नहीं कह सकते। अगर श्रेष्ठ और सच्चे देशभक्त किसी देश में पैदा हो तो उससे उससे बड़ा कोई धन नहीं होता। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, यही तो थे मेरे वो साथी। कॉमरेड माने साथी। आगे मंडेला कह रहे हैं यही तो मेरे साथी थे दुख सुख में, पूरे स्ट्रगल, पूरे संघर्ष में। दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इन्हीं लोगों से मैंने सही हिम्मत क्या होती है इसका अर्थ सीखा। मैंने हिम्मत करना जाना इन्हीं लोगों के संग रह के। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन, टाइम एंड अगेन, कई बार मैंने अपने देश के पुरुष देखे, स्त्री देखे, रिस्क माने खतरा उठाते हुए अपने जीवन का भी, गिव देयर लाइफ, अपना जीवन कुर्बान करते हुए देखा है एक विचार के लिए, अपने देश के एक आइडिया के लिए मरते देखा मैंने। आई हैव सीन मैन, मैंने देखा है हमारे देश के पुरुष कैसे स्टैंड अप होते हैं, अटैक एंड टॉर्चर, और बिना टूटे लगातार इसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं। एंड शोइंग, और दिखाते हैं स्ट्रेंथ, एक ऐसी शक्ति को दिखाते हैं, और रेसिलियंस दिखाते हैं। रेसिलियंस माने होता है किसी भी कठिनाई को झेलने की क्षमता, यानी कैसे कठिनाई को झेल सकते हैं, कैसे कठिनाई को डील कर सकते हैं, ये दिखाया है इन लोगों ने। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ये हम कहीं नहीं देख सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, ये अकल्पनीय हिम्मत कहलाएगी। आई लर्न दैट, मैंने तो ये भी सीखा इन लोगों से कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, डर की अनुपस्थिति को हम साहस नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि हमारे अंदर डर नहीं है और हम साहसी हैं, तो ये नहीं माना जा सकता। क्योंकि साहसी सच्चा वो है जब संकट आया और उसने ट्रिम्फ ओवर माने उस पर जीत हासिल करी, वो व्यक्ति है सही में साहसी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, आगे मंडेला और समझाते हैं, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डरता नहीं है। अरे बहादुर व्यक्ति तो वह होता है जो कंकेर, विजय पाता है। फियर माने अपने डर पे संकट के समय, यानी संकट आता है तो हर किसी के इंसान के अंदर एक डर पैदा होता है, उस डर पे जो जीत हासिल कर देता है वही सच्चे माने में साहसी है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर, कोई व्यक्ति धरती पे जन्म लेकर इसलिए नहीं आता कि दूसरे व्यक्ति से घृणा करेगा, क्योंकि किसके कारण, उसके रंग के कारण, उसकी स्किन के कलर के कारण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के कारण कि ये किस पृष्ठभूमि का है, कहाँ का है, उसके धर्म के कारण, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान जब जन्म लेता है तो ये सोच कर लेता है कि मैं अपने संगी साथियों की कहना चाहिए स्किन का कलर देख के, उनकी पृष्ठभूमि देखकर, जाति और धर्म देखकर उनसे घृणा करूंगा। कोई व्यक्ति भी इस मकसद से पैदा धरती पे नहीं हुआ है। पीपुल मस्ट लर्न, अरे लोगों को चाहिए नफरत करना सीखना। इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उन्हें नफरत करना सीख सकते हैं तो भाई, अगर उनमें सीखने की इतनी क्षमता है तो उन्हें तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। तो हम प्यार क्यों नहीं सिखाएं उन्हें। फॉर लव कम्स, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है भाई, ये स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, इसे कोई सिखाता नहीं है, ये मानव हृदय का एक खुद का हिस्सा है। देन इट्स अपोजिट, बजाय नफरत के, यानी नफरत इंसान यहाँ धरती पे आके करना सीखता है, लेकिन प्यार उसके दिल में तो खुद होता है, बस उसे बांटना होता है, शेयर करना होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट कहते हैं बहुत ज्यादा, कहना चाहिए विषम परिस्थिति यहाँ तक कि कितनी भी विषम परिस्थिति आई, जब जेल में मैं था, वेन माई कॉमरेड, जब मेरे साथी और मैं सब जेल में थे, आई एवर पुश टू अवर लिमिट, हमें बहुत सीमित कर दिया गया था, हमारे अधिकार छीन लिए गए, हमारे सारी सोच को एक कहना चाहिए लिमिटेशन लगा दी गई थी। आई वुड सी ग्लीमर, उस गहरे अंधकार में भी मैं देख सकता था, ग्लीमर एक चमक,
मानवता की चमक मुझे दिखाई देती थी। अपने गार्ड, जो वहाँ पे गार्ड लगे हुए थे जेल में, उनमें से एक गार्ड को मैं देखता था तो मुझे वो मानव की जब वो देखता था कि ये मानव है तो मानवता की चमक मेरे अंदर उठ बैठती थी। परहैप जस्ट फॉर ए सेकेंड, चलें एक क्षण के लिए आती थी, और ये एक क्षण मेरे लिए इनफ था। रीअश्योर मी, मुझे फिर से यकीन दिलाता था, कीप मी गोइंग, कि तुम अपने मकसद में आगे बढ़ते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। असफलता से हार कर बैठना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम तब थकते हैं जब बिल्कुल सफलता के करीब आ चुके होते हैं। मेंस गुडनेस इज ए फ्लेम, और मानव की अच्छाई तो एक मशाल है, मशाल जिसकी रोशनी दूर दूर तक जाती है। दैट कैन बी हिडन, इस मसाल को छिपा सकते हो अच्छाई रूपी, लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। अच्छाई रूपी मसाल तो वो है मानव हृदय की विशेषता। आप इसे अंदर दफन कर सकते हो, मत दिखाओगे, लेकिन ये बुझती नहीं है, इंसान के अंदर पाई जाती है। प्रेम, अच्छाई, ये तो इंसान के जन्मजात गुण होते हैं, इन्हें बाहर आके अर्जित नहीं करना होता है हमें। अर्जित तो हम नफरत, घृणा, ये सब करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये क्वेश्चन है, हम बाद में इसको देखेंगे। इन लाइफ जीवन की बात करें तो हर व्यक्ति के ट्विन माने दो, ऑब्लिगेशन माने उत्तरदायित्व या कर्तव्य होते हैं। यानी इंसान की जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं, दो कर्तव्य पाए जाते हैं। एवरी मैन हैज टू ड्यूटीज। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला उसका परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी परिवार, अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के प्रति होती है। और जो दूसरी ऑब्लिगेशन है वो है उसके देशवासी, उसका समुदाय, कम्युनिटी, उसका देश। तो हर व्यक्ति को दोनों जिम्मेदारी निभानी है, अपना परिवार, पत्नी, बच्चे और माता पिता, इनको भी देखना है। साथ ही साथ दूसरा कर्तव्य है अपने देशवासी, अपने समुदाय, अपने समाज और अपने देश को भी देखना है। इन अ सिविल, एक सभ्य और मानवीय समाज की अगर हम बात करें, सोसाइटी की बात करें तो ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर व्यक्ति इतना समर्थ है भाई, अपने इन दोनों कर्तव्यों को निभा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपनी इच्छा और अपनी योग्यता के हिसाब से। बट इन अ कंट्री, लेकिन मेरे देश में साउथ अफ्रीका जैसे, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्या करा था इन गोरी स्किन वाले, गोरी चमड़ी वाले लोगों ने? इम्पॉसिबल माने एक व्यक्ति के लिए असंभव कर दिया था। माई वर्थ, मैं कहूं तो मुझे जन्म से, रंग से, दोनों ही जिम्मेदारी को निभाने से क्या कर रहा था, रोक दिया गया था। ये लोग अफ्रीका में अपने परिवार की ड्यूटी नहीं निभा सकते थे, अपने माता पिता का साथ नहीं दे सकते थे, अपने देश के बारे में नहीं सोच सकते थे, इतना इनको अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये दोनों दायित्व अपने निभा नहीं सकते थे। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, जितने भी कलर, जो उनके ब्लैक कलर वाले लोग थे, हु अटेम्प्टेड, जिन्होंने भी कभी भी प्रयास किया लिव माने जीने का एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, तो उन्हें सजा मिल गई। आइसोलेटेड, उन्हें देश निकाला दे दिया गया कि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी हमारी धरती पे नहीं जी सकते। इतना अत्याचार किया गया साउथ अफ्रीका में एंड फेयर स्किन वालों के द्वारा। ए मैन हु ट्राइड, जब भी एक व्यक्ति ने कोशिश करी कि वह अपने कर्तव्य की पूर्ति करे अपने देशवासियों के प्रति, वो इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे इनविटेबली माने स्पष्ट रूप से रिप, अलग कर दिया गया था उसके परिवार से, उसको बिछोड़ दिया गया था, परिवार से उसे वनवास दिया गया, उसे उसके घर से निकलवा दिया गया और उसे मजबूर किया गया कि तुम ये सब छोड़ के जाओ, एक जीवन जियो अपार्ट, अलग जाके, यानी उसे अपने घर में नहीं रहने दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन, और इस प्रकार एक कहना चाहिए बहुत ही, सीक्रेसी मतलब समझते हो ना, वही सीक्रेट, और रेविलियन माने विद्रोह। इस प्रकार एग्जिस्टेंस, अस्तित्व आने लगा, खामोशी से लोगों के हृदय में धीरे धीरे विद्रोह तो जन्म लेगा ना जब इतने अत्याचार होंगे। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, शुरुआत में तो मैंने भी नहीं चुना था कि मेरे देशवासी ऊपर है मेरे परिवार से। शुरुआत में तो मुझे ये लगा मेरा परिवार मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे देशवासी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रयास करता गया, अपने देशवासियों की सेवा करता गया, तब मैंने पाया, अरे आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे भी रोका गया। जब मैंने अपने दोनों दायित्वों को निभाने का प्रयास किया तो मुझे रोका गया मेरे उत्तरदायित्व की पूर्ति करने से। एज ए सन, मुझे बेटे के रूप में भी, भाई के रूप में भी, पिता के रूप में, हस्बैंड के रूप में, किसी भी रूप में मुझे सेवा करने का मौका नहीं दिया गया, मुझ पर बाउंडेशन लगा दी गई।
आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर। अगर जन्म की बात करूं तो मैं कोई जन्म से आज़ादी का भूखा नहीं था। जब मैंने जन्म लिया तब मेरे मन में ऐसे विचार आते ही नहीं थे कि मैं गुलाम हूं या मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र ही तो पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं स्वतंत्र था, मुझे यही लगता था। फ्री टू रन, मेरे को इतनी आज़ादी थी, मैं मैदानों में दौड़ सकता था अपने माँ के साथ घर के आसपास। फ्री टू स्विम, मैं तैर सकता था आज़ादी से जाके साफ सुथरे पानी में, छोटी छोटी नदी में। दैट कैन रन थ्रू, जो मेरे गांव के पास बहती थी। मैं इतना आज़ाद था। टू रोस्ट मिलीस, और मैं भुट्टा भून सकता था अंडर द स्टार, तारों के नीचे की तारों की छांव में बैठकर। और राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, और धीमे चलने वाले बैलगाड़ियों पे बैठ के मैं सवारी कर सकता था। मुझे तो ये सारे अधिकार प्राप्त थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड, और जैसे ही मैंने आज्ञा का पालन किया अपने पापा का, अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ठीक है, तो मुझे वंचित कर दिया गया मेरे कबीलों के रीति रिवाजों से। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं मनुष्य के कानून या भगवान के कानून से कभी परेशान नहीं होता हूँ। मैं कानून का तो पालन करता हूँ पर अत्याचार का नहीं। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, और ये तभी मेरे अंदर एक जन जागृति पता कब आई, जब मैंने ये सीखना महसूस किया माई बॉयहुड फ्रीडम, की जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं जो आज़ादी अब तक सोच रहा था, बचपन की आज़ादी जो मैं समझ रहा था, वो मेरे लिए इल्यूजन माने भ्रम थी, धोखा थी। मैं सोच रहा था मैं आज़ाद हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सही मायने में मैं बचपन से ही मेरे को कहीं ना कहीं गुलामी झेलनी पड़ रही थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जैसी मुझे बात पता लग गई, मैं युवा हुआ, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, अरे मुझे एहसास हुआ मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। आई बिगिन टू हंगर, फिर मेरे अंदर इस आज़ादी के प्रति भूख पैदा हुई। मैंने कहा मैं खुद को आज़ाद करूंगा, अपने देशवासियों को आज़ाद कराऊंगा। एट फर्स्ट, जैसे सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं फ्रीडम चाहता था अपने लिए, केवल द ट्रांजिटरी फ्रीडम, लेकिन ये फ्रीडम मेरे लिए क्षणिक होती थी। बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में मैं बाहर रह सकता था, यानी विद्यार्थियों को रात में बाहर जाने की सुविधा नहीं थी। मैं ये चाहता था कि विद्यार्थी रूप में मैं बाहर जाऊं। रीड, मुझे पढ़ने की आज़ादी होना चाहिए जो मुझे पसंद है। गो वेयर, और मुझे जहाँ जाना चाहे मुझे जाना चाहिए। लेटर, धीरे धीरे अ यंग मैन इन जॉनसनबर्ग, और जब मैं जॉनसनबर्ग में था तो मैं यही सोचता था आई यर्न फॉर द बेसिक, तब मैंने सीखा, मेरी इच्छा हुई कि मेरे को बेसिक और सम्मानित आज़ादी चाहिए। अचीविंग माई पोटेंशियल, इसे मैं प्राप्त करके रहूँगा अपनी पूरी ताकत के साथ। ऑफ अर्निंग माई कीप, कमाने की ताकत, मैं को स्वतंत्रता, विवाह करने की स्वतंत्रता, परिवार बनाने की स्वतंत्रता, ये सब मुझे चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, क्योंकि आज़ादी को आप बाधित नहीं कर सकते किसी भी गैर कानूनी तरीके से। कोई कानून नहीं बनाए हम किसी की आज़ादी छीने, कोई अधिकार नहीं बनाए किसी को किसी की बेसिक चीज़ों पे भी हम अपना कब्जा जमाएं। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं ही केवल आज़ाद नहीं हूँ, मेरे समस्त भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी अपनी आज़ादी नहीं थी जो मुझसे कटेल माने कम की गई थी, मुझसे छीन ली गई थी। अरे ये तो सबकी आज़ादी थी, मेरे देशवासियों की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह लगते थे, जो मेरी तरह ब्लैक स्किन वाले थे, सबकी आज़ादी को छीन लिया गया था इन गोरी चमड़ी वालों ने। क्लियर यहाँ तक? दैट इज व्हेन आई ज्वाइन, यही कारण था जब मुझे इन चीज़ों का एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी, मेरे देशवासियों की आज़ादी छीन ली गई है, तो मैंने तुरंत एक पार्टी बनी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी को हम कहते हैं ANC। मैंने ANC पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये पार्टी गोरी चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बनी थी। दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, ठीक, जब मेरी अपनी आज़ादी की भूख और बढ़ती चली गई, हंगर फॉर द फ्रीडम, और ये आज़ादी की भूख धीरे धीरे बढ़कर, ये मंडेला की देखो पिक्चर है, ये आज़ादी की भूख केवल मुझ तक सीमित नहीं रही, अब मेरी आज़ादी की भूख विस्तृत हो गई थी, मैं सबको आज़ाद कराना चाहता था। इट वॉज दिस डिज़ायर, मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हो गई, द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव, कि मेरे देश के लोग जीने के लिए अपने जीवन को सम्मान के साथ
कहना चाहिए आगे बढ़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान के साथ। एंड दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी से क्या हुआ था, एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी ने कहना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया था। क्या दिया था, एनिमेटेड तो यहाँ मतलब होता है बदलना, इसने मेरी जीवन को बदल दिया। ठीक है, सब कुछ बदल गया मेरे जीवन में। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड, ये जैसी मैंने सब चीजें जानी समझी एहसास हुआ, उसी समय से एक डरने वाला युवक बदलकर एक बहादुर युवक बन गया। यानी मैं पहले डरपोक था, बाद में मैं निडर बन गया। दैट ड्रॉ ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, ठीक, और इसी ने लॉ, एक कानून का पालन करने वाले वकील से मैं एक अपराधी बन गया। पहले तो मैं वकील, एक कानून का मतलब पालन करने वाला था, बाद में मैंने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया अत्याचार से लड़ने के लिए। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और इसी भावना ने एक परिवार प्रेमी को, जो अपने परिवार में बहुत प्यार करता था, ठीक है, एक अच्छा पति के रूप में था मैं, और मैं बदल कर विदाउट ए होम, मैं अब बिना घर के रह गया। मैंने घर बार छोड़ दिया अपने देश के लिए, और मैं मजबूर हो गया लाइफ लविंग मैन, जिसे जीवन इतना प्यारा था, अब मैं एक ऐसा जीवन जीने पे मजबूर हो गया जैसे साधु रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना माता पिता, सबका त्याग करके इस आज़ादी को हासिल करने के लिए साधुओं की तरह इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए मैं आगे बढ़ चला। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना गुणकारी नहीं था, ना आत्म बलिदानी था। देन द नेक्स्ट मैन, अगला व्यक्ति, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इंजॉय द इवन द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मैं इंजॉय नहीं कर सकता था अपनी छोटी सीमित आज़ादी को भी। आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति दी गई। वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये बात पता चल गया कि मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं हैं, मैंने तुरंत कहा कि फ्रीडम कभी अभाज्य नहीं होती, मतलब बांटने योग्य नहीं होती। आज़ादी कभी विभाज्य नहीं की जा सकती, किसी आज़ादी को हम छीन नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, और जो बेड़ियां लगाई गई है हमारे देश के लोगों पर, ये वो बेड़ियां हैं ऑन ऑल ऑफ देम, जो सबके सब इस बेड़ियों में बंधे हैं। फिर द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन मी, और मैं समझ गया अगर मेरे देशवासी इन गुलामी के बंधनों में बंधे हैं तो मैं भी बंधा हूं। आई न्यू दैट ऑपरेसर, और मैं ये बात समझ गया था कि जितने भी ऑपरेसर होते हैं, जो ऑपरेसर अत्याचार करते हैं, वो ऑपरेसर जो झेलते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, इनको आज़ादी मिलना चाहिए उतनी ही जल्दी जितन उस एज श्योरली ऑपरेस। कहने का मतलब है दोनों को मुक्ति दिलाना है मुझे, अत्याचार सहने वाले को भी मुक्ति दिलाना है, और जो अत्याचार कर रहा है उसे भी मुक्ति दिलाना है। उसे भी इस बात से मुक्ति दिलाना है कि भाई अब बंद कर अत्याचार करना, अब तू अत्याचार नहीं कर सकता मेरे देशवासियों पे। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, क्योंकि बात सुन, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है तो समझ ले वो व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वॉर ऑफ प्रीजुडिस, क्योंकि वो अपने आप को मतभेदों की बेड़ियों में उसने अपने आप को जकड़ रखा है। नैरो माइंडेडनेस का मतलब संकीर्ण है उसकी सोच, कि उसने किसी के रंग, रूप और धर्म के आधार पे उस पर भेदभाव कर रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैंने तब तक सोच लिया मैं सही मायने में आज़ाद नहीं कहलाऊंगा। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरों की आज़ादी को छीन ना हूं तो मैं कहीं भी अपने आप को आज़ाद कहलाने योग्य नहीं हूं। ठीक है, जस्ट एज श्योरली एज एम नॉट फ्री, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँगा अगर मेरी आज़ादी कोई छीन लेगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर, ये दोनों शब्दावली को मैं हटा दूंगा। ऑपरेस्ड जो अत्याचार है और जो अत्याचार करने वाले हैं, आलाइक समान रूप से लूट रहे हैं अपनी ही मानवता को, इनको क्या करना है, मुझे समाप्त करना है। ठीक है, और देख लेते हैं अभी, मेरे हिसाब से तो शायद ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो बेटा ये थी हमारी नेल्सन मंडेला की टोटल स्पीच, और बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें अंतर बताया कि देशभक्ति क्या होती है, और देशभक्ति और कौन कौन से दो उत्तरदायित्व होते हैं एक व्यक्ति के। तो कैसा लगा आपको ये मेरा चैप्टर, कमेंट बॉक्स में बताइए। और
इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर तो कर दिया करो, और कमेंट में बताओ कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, तब मैं फिर इसको पिन अप करा दूंगी। अदरवाइज आप चैप्टर तो पढ़ ही रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए वेट करिए, अगले वीडियो में आप पाएंगे। तीसरा चैप्टर है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, तो बने रहिए वीडियो चैनल पे हमेशा के लिए। जो नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू बोल दें हमें कमेंट बॉक्स में।